हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम था एसएससी एमटीएस का, वो कल से यानी कि 13 जून से शुरू हुआ था। तो आज है यहाँ पर 14 जून आप लोगों को। और 14 जून की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर फाइनली समाप्त हो चुका है। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के सेकेंड शिफ्ट में, उन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं जो कि पूछे गए थे। कौन कौन से क्वेश्चन जीके जीएस में आए हुए थे। तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और 200 जो लाइक हैं इसका टारगेट है जो कि यहाँ पर पूरा कर देना है। तो 200 लाइक करवा देना है। बाकी शेयर तो सभी लोगों को कर देना है। जहाँ पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर लेना और सब्सक्राइब करते हुए चलना है। तो देखते हैं कि आज सेकेंड शिफ्ट में क्या लेवल हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया था कि इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा की है। तो अरविंद अडिगा की अगर आप पुस्तक की बात करेंगे तो जो एक भोकाल सीरीज़ के अंतर्गत बुक और ऑथर का हमने वीडियो बनाया हुआ था, उसमें ऑलमोस्ट ये अरविंद अडिगा की पुस्तकें करवाई हुई थी। तो अरविंद अडिगा की जो सबसे पहले करें तो सबसे जो इनका पहला उपन्यास रहा हुआ था अरविंद अडिगा का, द वाइट टाइगर था। तो यही कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो शायद ऑप्शन में गिवन हो कि द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा का है, जिसके लिए इन्हें बुकरमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद इनका एक दूसरा उपन्यास रहा हुआ था सिलेक्शन डे के नाम से, जो कि 2016 का एक खेल उपन्यास था सिलेक्शन डे के ऊपर। बाकी अगर बात कर लें इनकी जो दूसरी पुस्तक रही थी बिटवीन द असेनिसेशंस आपका थी। तीसरी जो पुस्तक रही हुई थी लास्ट मैन इन टावर। यानी कि ये जो कुछ बुक्स हैं यानी पुस्तकें हैं जो कि अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई हैं, तो इन्हीं में से ऑप्शन आपका दिया होगा। बाकी सलमान रुश्दी और अरुंधति राय और किरण देसाई के बाद बात करें तो बुकर पुरस्कार जीतने वाले चौथे भारतीय मूल के लेखक रहे हुए हैं। तो इससे पहले सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, किरण देसाई, ये 3 लोग थे भारतीय मूल के जिन्होंने बुकरमैन पुरस्कार जीता हुआ था। और चौथे अरविंद अडिगा रहे हुए हैं जिनकी आज पुस्तक पूछी गई थी। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं, यानी कांस्य पदक यहाँ पर पूछे गए थे कि कितने कांस्य पदक भारत ने जीते हुए हैं। तो कांस्य पदक की बात कर लें तो इस खाते में ओलंपिक में 1 गोल्ड जीता हुआ है, 2 सिल्वर जीते हुए थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए थे, यानी 1 स्वर्ण पदक था, 1 गोल्ड था। और मॉर्निंग वाली शिफ्ट में पूछा गया था कितने सिल्वर मेडल जीते हुए थे, तो 2 जीते हुए थे सिल्वर मेडल, जो कि एक वेट लिफ्टिंग के अंदर मीराबाई चानू ने जीता हुआ था। और जो दूसरा था यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जो कि कांस्य पदक रहा हुआ था, 4 जीते हुए हैं इंडिया ने। और 1 स्वर्ण पदक जो है वो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक के अंदर जीता हुआ था। तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन याद रखना है भाला फेंक का। तो ये सारे फैक्ट लिखते हुए चलना क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे वाली शिफ्टों में जरूर मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें आपका ब्रॉन्ज पूछा गया, फर्स्ट में आपका सिल्वर पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक ये 2 से 19 मई के जो भी एग्ज़ाम हुए थे उन सभी शिफ्टों को मिलाकर के 39 शिफ्टों की 1000 प्रश्नों की PDF तैयार कर दी गई है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। और उन्हीं एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन इन शिफ्टों में बने हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपके इन्हीं शिफ्टों में एक्स्ट्रा फैक्ट से आ रहे हैं, बाकी वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ये परचेज़ नहीं किया हुआ है और आगे एग्जाम है तो इसको ज़रूर परचेज़ कर लेंगे। जो इसका चार्ज है ओनली 20 रुपीज़, यानी कि मात्र 20 रुपये का न्यूनतम शुल्क रखा गया है। और जो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको परचेज़ कर लेना है, जिससे कि आपको ये आपके एग्ज़ाम में तैयारी को बेहतर ज़रूर बना देगा। तो 39 शिफ्टों में 1000 प्रश्न है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, बाकी आपको व्हाट्सएप कांटेक्ट करना है और मात्र 20 रुपये में आपको दे दिए जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अपने क्लास में एनालिसिस में वापस। अब एनालिसिस आपका ये क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक का हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर यहाँ पर सिरके की बात कर लें कि कौन सा अम्ल इसमें पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो एसिटिक अम्ल होता है वो सिरके के अंदर पाया जाता है और इसमें 6 से 10% एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसे कि एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। और इसके अगर सूत्र की बात कर लें, रासायनिक सूत्र भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो CH3COOH जो है आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में इरातेश्वर जो मंदिर है, यानी कि तमिलनाडु का इरावती मंदिर जिसे बोलते हैं इरातेश्वर का मंदिर, किसने बनवाया हुआ था। अगर इसकी बात कर लें तो तंजावुर में जो इरातेश्वर मंदिर है वो चोल साम्राज्य से आए हुए राजा राज द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था 1143 से 1173 के बीच में। तो ये चोल वंश से संबंधित राजा थे जो कि राजा राज द्वितीय थे, इनके द्वारा बनाया गया था, जो कि तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम में वृद्धेश्वर मंदिर की तुलना के आकार में काफ़ी छोटा है। तो वृद्धेश्वर मंदिर की तुलना में ये काफ़ी छोटा है जो कि तंजावुर में वो भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि
मौर्य साम्राज्य का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? तो यहाँ पर दक्षिणतम छोर की बात की गई है। ऑप्शन तो पूरी तरह नहीं मिल पाए कि क्या क्या आपको ऑप्शन में गिवन था यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का सबसे दक्षिणतम छोर का। तो अगर बात कर लें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने है जो अपना साम्राज्य है उत्तर पश्चिम की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम में इन्होंने ईरान से लेकर के और पूर्व में बंगाल तक फैलाया हुआ था, तथा उत्तर की बात करें तो उत्तर में इन्होंने कश्मीर से लेकर फैलाया हुआ था, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण के उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत हुआ था। यानी कि अगर यहाँ पर दक्षिणी छोर का पूछा गया था कि दक्षिणतम छोर में यानी साउथ में कहाँ तक फैला हुआ था मौर्य साम्राज्य, तो इसे कर्नाटक तक विस्तृत किया गया था। और इसी कर्नाटक में अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे। तो ये श्रवणबेलगोला जो है वो कर्नाटक में ही था और यहीं तक इन्होंने अपने साम्राज्य का दक्षिण में विस्तार किया हुआ था। और 298 ईसा पूर्व में वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो आपको सारे याद कर लेना है। बाकी अगर ऑप्शन याद है तो आप बता सकते हैं, तो काफ़ी यहाँ पर आसान हो जाएगा। बाकी अगर कर्नाटक दिया हुआ था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक कर देना है, क्योंकि 200 लाइक का तो टारगेट आपको रखते ही रखते हैं। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर लेना है। बाकी अगर आप शेयर जहाँ जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, जिससे कि हमें थोड़ा यहाँ पर ग्रो होने में मदद मिलेगा, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर एनालिसिस ला पाएंगे। तो आपको कर देना है। बाकी इन क्वेश्चंस का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दिया जाएगा, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन की आपका क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो 65.46% इसका राइट आंसर हो जाएगी, जो कि महिला साक्षरता थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और कुल साक्षरता की बात करी जाए भारत की तो वो 74.04% थी, और पुरुषों के लिए 82.14% रही हुई थी, और महिलाओं की पूछी गई थी जो कि 65.46% रही हुई थी। जिसमें कि जैन धर्म की बात करें तो भारत में सबसे अधिक साक्षर समुदाय रहा हुआ है। उच्चतम सबसे उच्च अगर आपकी पूछी जाए साक्षरता दर तो वो केरल की रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अगर यहाँ पर किताब उल हिंद की बात करें तो अल-बरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा किताब उल हिंद पुस्तक लिखी गई है। और यह प्रसिद्ध एक अरबी पुस्तक है, अरबी भाषा में लिखी गई है, जिसमें वह भारतीय विज्ञान, हिंदू धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज और सामाजिक संगठन की टिप्पणी करता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रेहला किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इब्न बतूता इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखी हुई है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ए दिल है मुश्किल से क्वेश्चन आपका आया हुआ था, या हो सकता है कि यहाँ पर आपका ए दिल है आशिकाना पूछा गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपका कि ए दिल आशिकाना तो नहीं पूछा गया था, आपका काफ़ी पुरानी मूवीज है। अगर उसका सॉन्ग पूछा गया था तो कमेंट में बता सकते हैं, और बाकी जो कमेंट में करना है वो इंग्लिश की क्वेश्चन भी आपको कॉमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे कि इंग्लिश का एनालिसिस तीनों शिफ्टों का साथ में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि जो ए दिल है मुश्किल गाना है वो किस गायक के द्वारा गाया गया था, या किसके द्वारा लिखा गया था, सबकी बात करेंगे। तो ये 28 अक्टूबर 2016 को दुनिया भर में दिवाली पर रिलीज हुई एक मूवी थी भारत की, जो कि प्रीतम द्वारा रचित फिल्म था। साउंड ट्रैक एक ब्लॉकबस्टर रहा हुआ था, और अभिजीत भट्टाचार्य ने इसका लिखा हुआ था। यानी कि अगर लेखक की बात की जाए किसने लिखा हुआ था, तो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा हुआ था, और अरिजीत सिंह के द्वारा ये गाया गया था। यानी अरिजीत सिंह इसके सिंगर रहे हुए थे। अगर गायक पूछा गया था तो अरिजीत सिंह हो जाएगा, बाकी लेखक अगर पूछा गया तो अमिताभ भट्टाचार्य यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? अगर यहाँ पर कृष्णा नदी से रिलेटेड आया हुआ था तो सब पूछ लेंगे। तो कृष्णा नदी है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश था। तो कृष्णा नदी की अगर उद्गम की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट में इसका उद्गम होता है, और यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। यानी कि 4 राज्य ऊपर दिए हुए हैं, चारों राज्यों से होकर के बहती है, लेकिन उद्गम जो स्थल है वो महाराष्ट्र यहाँ पर रहे हुए है। और इसका कृष्णा जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र के 8% भाग में फैली हुई है। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें, इसमें तुंगभद्रा भी आती है, मलप्रभा भी आती है, यरला, वरना, ये सारी आ जाती हैं। अगर यहाँ पर बांध की बात कर ली जाए कि कौन सा बांध इस नदी पर बना हुआ है, तो नागा अर्जुन सागर बांध यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है, नागा अर्जुन सागर बांध, जो कि कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कजरी लोक नृत्य है निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर कजरी लोक नृत्य संबंधित है उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार से भी संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला स्थान आता है, तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में दिया होगा तो वही राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बिहार में भी किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया था कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यानी कि विधानसभा होती है किसी राज्य की, उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि विधानसभा का कार्यकाल होता है, विधानसभा और लोकसभा का भी पूछ लिया जाए तो उसका भी कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1773 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में मुख्यतः बंगाल के विनियमन के लिए कानून पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट पूछा गया था तो 1773 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था। बाकी क्वेश्चन ये था कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौता की अगर बात कर ली जाए कि इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो सबसे पहली चीज़ तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। और इस समझौते में गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय आज्ञा अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। तो ये गांधी इरविन समझौता ही था जिसमें कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया था, जो कि 1931 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट ये अब मौर्य साम्राज्य का दक्षिणतम छोर आपको बता चुके हैं, कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रिकेट में जब बॉल उड़ करके बाउंड्री को पार कर जाती है तो क्या होता है? तो बाउंड्री की ओर या उसके आगे की हिट की गई गेंद के 4 अंक होते हैं। यदि वह जमीन को छूती हुई जाती है तो 4 अंक होते हैं और फिर सीमा पर पहुंचती है, और 6 होते हैं अगर वह हवा के माध्यम से सीमा तक पहुंचती है तो यह 6 रन होता है। तो 6 रन का ही पूछा गया था कि हवा में उड़कर बाउंड्री जब पार करती है तो क्या होता है? तो 6 रन आपका हो जाता है। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके आज 14 आपका जो जून है यानी 14 जून का सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे SSC MTS एग्जाम में। सारे क्वेश्चंस बताने का प्रयास किया, लेकिन अगर जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वो लोग लाइक कर देंगे। बाकी जिन लोगों ने शेयर नहीं किया हुआ है वो लोग शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाएँ। और बाकी ये PDF लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट इस पर करके PDF परचेज कर सकते हैं।